अस्सलाम वालेकुम। आशा अरसलान में नावल में आपका खुशामदीद। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर क्लास में जाया करें एंड बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिए करें। ये नावल है शिद्दत लम्स एंड एपिसोड नंबर 3 है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर क्लास में जाए एंड अगली नावल्स भी आपको एपिसोड जल्दी मिलती रहेंगी। आई सजेस्ट आप सबसे पहले दूसरा इसके 2 पहले वाली एपिसोड देख लें, फिर आपको समझ आएगी। तो जो दूसरी 2 नावल्स हैं एपिसोड है वो लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। चलते हैं बिना नावल की तरफ। उसने कहा है अभी उनको टाइम लगेगा, मेहमान ने धड़कते दिल के साथ कहा। सुनाई दे रहा है, उमर ने गरज आवाज़ में जवाब दिया, जबकि वो बिल्कुल खामोश हो गई। मिस आप जाएं, उसको तो ने महमर की जानब इशारा किया, जबकि महमर उठी और उसकी जानब आई। वेयर इज़ द ऑफिस? महमर ने अंग्रेज़ी में उस खातून को मुखातब किया। लेफ्ट फ्रॉम द फ्रंट, उस खातून ने मुस्कुरा के जवाब दिया। ओके थैंक यू। जबकि महमर उसके ऑफिस चल दी। आई कैन एंटर? महमर ने धीरे से कहा। श्योर श्योर। अंदर से यही आवाज़ सुनाई दी तो वो दाखिल हो गई। एंटर होते साथ ही चेयर खींच कर बैठी। यू आर शिरवस डॉटर, योर नेम इज़ एला राइट नाउ? या ओह आए, हम आपका इंतज़ार कर रहे थे। आप हमारे बिजनेस की क्लाइंट है। ये इन पेपर्स पर साइन कर दे ताकि आप मुकम्मल तौर पर शामिल हो जाएं। उस शख्स ने उसके चीते जैसी निगाहों में देखकर कहा। श्योर। वो आगे बढ़ी और इन पेपर्स पर साइन कर दिए। कल से आप ऑफिस ज्वाइन कर सकती हैं। उस आदमी ने मुस्कुरा कर फाइल वापस टेबल पर रख के कहा। ओके थैंक यू। महमर ने मुस्कुरा कर कहा। ओके अब आप जा सकती हैं। ओके सी यू। महमर कहते साथ बाहर की जाना पड़ गई। वो वही निकली थी जब उसके कान वापस से उमर की आवाज़ टकराई। गुड ओके, मेरा गार्ड तुम्हारे रहने का इंतज़ाम कर देगा। खुदा हाफिज़। जुमले मुकम्मल करते उमर ने कॉन्टैक्ट चिप हटा दी, जबकि महमर बास उसे कोसती रह गई। वो बिल्डिंग से बाहर निकली तो गार्ड पहले से ही उसका इंतज़ार कर रहा था। जबकि वो बगैर कोई बकवास की गाड़ी में बैठ गई। ड्राइवर ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। मुझे मोबाइल शॉप पर उतरना है। महमर ने ये क्या ईरान तोरान के बताए किए बगैर मुद्दे की बात की। सॉरी सर ने आपको मोबाइल देने से मना किया है, उस गार्ड ने माजरत के साथ कहा। अच्छा तुम रुको ज़रा। उसने चिप का बटन ऑन किया, फिर बोली मुझे एक फ़ोन चाहिए। महमद ने मुश्किल कहा था। क्यों? उमर ने चिप के उस पार अजनबी लहजे में पूछा। बस चाहिए, नहीं मिलेगा। और ये चिप फजूल बहस करने के लिए नहीं दी, जब ज़रूरत पड़े तब इस्तेमाल करना। तक की आवाज़ से चिप कॉन्टैक्ट काटा गया। क्या मुसीबत है? उसने दोनों हाथों से सर पर थाम लिए थे। मुझे तो अब शक होने लगा है। तुम्हारे बॉस को ज़रूर दिमाग का मसला है, वरना ऐसे पागलों की तरह कौन बिहेव करता है। महमर के पास और तो कोई था नहीं, तो वो अब थक हार कर गार्ड के साथ ही शुरू हो गई थी। तकरीबन कुछ लम्हों बाद गाड़ी एक आलीशान बंगले के आगे रुकी। गार्ड ने उसकी साइड का दरवाज़ा खोला, जबकि महमर तो बार बार आंखें साफ कर रही थी। उसने आज से पहले ऐसा आलीशान बंगला नहीं देखा था। खैर उसे क्या, शायद किसको मार के लूट लिया हो। वैसे भी पागल दिमाग है। उसने अपने जहन से तमाम सोचों को झटका, फिर गाड़ी से उतरकर मेन गेट की जाना बढ़ दी। गार्ड ने इसे उसका कमरा दिखाया और वो फ्रेश होने चली गई। कुछ लम्हों बाद वापस आई तो इसे बहुत भूख लगी थी। वो कदम उठाती बाहर की जाना आई, जहाँ एक मुलाजमा पहले से उसका इंतजार कर रही थी। टेबल पर खाना पहले से लगा था। वो खामोशी से चेयर खींच कर बैठ गए। क्या मतलब, इतना सारा खाना मैं खाऊंगी? उसने अजनबी नज़र मुलाजमा पर डाली ली, जबकि वो बगैर कोई जवाब दिए उस जगह से बाहर निकल गई। वो कैसे फजूल लोग हैं यहाँ के, बिल्कुल उस डेंजरस बीस्ट की तरह। वो मज़े से खाने ही लगी थी। इसी लम्हे इसकी नज़र अपने सामने वाले कमरे से निकलते वजूद पर पड़ी। चम्मच हाथ से छोड़कर ज़मीन पर गिरा। बेसाख्ता उसने आंखें मींची। आप? जबकि उमर खाना भी शुरू कर चुका था। ये क्या तरीका है? महमर बंद निगाहों से साथ बोली, जबकि उमर खामोशी से खाने में मसरूफ़ हो गया था। जाए शर्ट पहने, महमद ने इस बार तब कर कहा, जबकि उमर फिर से कुछ ना बोला। तुम्हारे ऊपर मुझे ज़रा बराबर भी भरोसा नहीं। मेरा काम कर दो, फिर तुम्हें जहाँ जाना है शौक से जाना, ठीक है? मत करिए अगर खाना शुरू करो। उमर ने परसकून अदास में कहा। मगर मैं कहा शुरू करो।
इस बार वो दहाड़ा था। इससे दूसरी बार 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 दोहराना कतई पसंद ना था। जबकि महमर उसे आगे कुछ ना बोल सकी थी। चुपचाप जाकर वापस अपनी चेयर पर बैठ गई। फिर बंद निगाहों के साथ चम्मच हिलाने लगी। आंखें खोल कर खाओ, अंधी नहीं हो। उमर ने तपती निगाहें उस पर डाले कहा, मैं क्यों इतनी बेशर्म नहीं हूँ? उसने भी जबान दराज वाले अंदाज में कहा। जबकि उमर खामोश रहा। अगले ही लम्हे महमर को किसी का वजूद अपने बिल्कुल करीब महसूस हुआ तो इसने झट से आंखें खोली तो उमर इसके बेहद करीब खड़ा था। उसने झट से चेयर से उठना चाहा, मगर उमर ने वहाँ अपना हाथ रखकर उसका रास्ता रोक लिया। क्या कहा था मैंने? आइंदा मेरी किसी भी बात पर रोकना मत। शायद तुम्हें खुद से शौक है मेरे नज़दीक आने का। डार्क हनी। उमर उसे मजबूत किस्म की बाहों में उठाए करबती निगाहों से उसकी चीते जैसी निगाहों में देखने लगा। नहीं, मगर वो वहशी बना उसके वजूद पर मजीद गिरफ्त मजबूत करने लगा। उसकी उंगलियां महमर को अपने वजूद में दस्ती महसूस हो रही थी। तकलीफ की वजह से उसकी निगाहें भीगने लगीं। उमर ने उसे लाकर दराम से बेड पर फेंका और ख़ुद उसके चेहरे के करीब झुका। उसके वजूद पर गिरफ्त सख्त किए बोला, तुम्हें जब जब तकलीफ़ होती है महमर काज़मी, मुझे यहाँ दिल मकाम पर हाथ रखा, यहाँ सुकून मिलता है। कहते साथ वो इसके नरमी मुलायम होठों पर झुका और अपनी सारी शिद्दत नशावर करने लगा। ज़िंदगी के सारे बदले वो महमर काज़मी को बख्शने लगा। जबकि महमर का सांस हलक में ही रह गया। उसका वजूद कपकपा रहा था, उस दम घुटने लगा था, मगर उमर उसके लबों को आज़ादी नहीं बख्श रहा था। उसने हाथ छुड़वाना चाहा, मगर उमर की गिरफ्त बेहद सख्त थी। तकलीफ के बाद उसकी निगाहों से मोटे मोटे मोती गिरने लगे थे, मगर उमर को इस मासूम पर ज़रा तरस ना आया। कुछ लम्हे बाद उमर ने इसके लबों को आज़ादी बख्शी, जबकि वो लंबे लंबे सांस लेने लगी। फिर उसके होंठों के किनारे से रास्ता खून अंगूठे की नोक से साफ किया। क्यों आपको मुझसे इतनी नफरत है? मैंने आखिर क्या बगाड़ा है आपका? वो फूट फूट कर रोने लगी थी। उसकी सिसकियां कमरे में गूंज रही थी, मगर उमर तब तक वॉशरूम में जा चुका था। उसके जाने के बाद वो फ़ौरन से पहले उठी और भागकर कमरे में बंद हो गई। फिर ज़मीन पर लेटती गई और रवानगी से रोती गई। सर, डॉक्यूमेंट निकलवाई हैं, आप इन पर साइन कर दें ताकि डील डन करें। उमर ने इस फाइल पर साइन कर दिए थे। ओके सर, कल तक काम हो जाएगा। वो आदमी कहते साथ सर खम के निकल गया। जबकि उमर अपने कमरे में चला गया। रात के न जाने कौन सा पहर महमर की आँख खुली तो वो कमरे से बाहर निकली। शदीद किस्म की प्यास लगी थी। उसने बोतल उठाकर पानी ग्लास में उंडेला, मगर इसी दौरान उसके जहन में ख्याल आया। उसने आसपास फ़ोन तलाश करना चाहा, मगर उसे कोई मोबाइल ना मिला। उसके जहन में तरकीब उभरी, अगर मैं गार्ड का फ़ोन चुरा लूँ तो काम बन जाएगा। वो सोचती हुई बाहर गार्डन वाले एरिया में आ टपकी। सुनो, उसने गार्ड को मुखातब किया। जी। उसने बंद निगाहों से उसे देखा। मैं तुम्हें रकम दूंगी, बदले में तुम्हें मुझे अपना फ़ोन देना होगा। उसने गार्ड के सामने नोटों की गट्टी लड़ाई। सॉरी मैडम, हम ये नहीं कर सकते। उस गार्ड ने साफ इनकार कर दिया था। मुझे लगा ही था तुम यही कहोगे। अल्फाज मुकम्मल किया। महमद ने किचन से उठा हुआ बेलन उसके सर पर दे मारा, जबकि वो गार्ड इसी लम्हे ज़मीन पर बॉस हो गया। वो झुकी और इसकी पॉकेट से मोबाइल निकाला। फ़ौरन से पहले कपकपाती हुई अंदर की जाना पड़ी, फिर फ़ौरन कमरे में बंद हो गई। शुक्र है बच गए। उसने दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसने मोबाइल उठाया और इसमें कुछ नंबर दर्ज करने लगी। 2-3 बेल के बाद फ़ोन उठा लिया गया। हेलो बाबा, उसने नम लहजे में कहा, जबकि दूसरी जानब से जनीशा की नामनासब आवाज़ गूंजी। महमर, उन्होंने नम लहजे में कहा। मामा। महमर बेसाख्त रोने लगी थी। आप कैसी हैं? महमर ने दोनों हाथ मुंह पर रख लिए थे। वो मुश्किल बोल पा रही थी। महमर, मेरी बच्ची कहाँ चली गई हो? जनीशा बेगम फुट फुट को रोने लगी थी। मामा प्लीज़ आप रोए तो मत। महमर भी तड़प उठी थी। प्लीज़ मेरे पास आ जाओ, मैं बहुत अकेली हूँ। देखो तुम्हारे बाबा और अयान छोड़कर चले गए हैं। वो मुश्किल बोल पा रही थी। कहाँ? क्या मतलब आपकी बात का? इंतकाल हो गया है तुम्हारे बाबा और अयान का। तुम प्लीज़ आ जाओ। जबकि महमर के हाथ से मोबाइल दराम से नीचे जा गिरा था। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। उसके हाथ कपकपाने लगे थे। उसका वजूद साख्त हो गया था। इसे यकीन नहीं आ रहा था ये मुमकिन नहीं है। अयान तो इसका भाई है। उसने तो मेरी शादी पर मुझे भूतनी बनते देखना था। ऐसा नहीं हो सकता। उसने बेसाख्ता अपने बालों को हाथ में जकड़ लिया था। उसकी सिसकियाँ पूरे कमरे में गूंज रही थी। और बाबा नहीं, ये मुमकिन नहीं हो सकता था। इसकी आँख खुली तो उसने खुद को हॉस्पिटल कमरे में लहूलुहान बेड के सिरे पर बेजान वजूद से लेटी थी।
सामने उमर मोबाइल पर कुछ टाइप कर रहा था। उसका ध्यान में एक बार फिर कुछ लम्हे पहले वाला मंजर गूंजा था। यकदम ने उसकी सिसकियां कमरे में बुलंद हुई थी। उमर ने बेसाख्ता निगाह उठा के इसे देखा था। जबकि वो रोए जा रही थी, उमर उसकी जानब उठ आया था। मेरे बाबा मुझे छोड़ के चले गए। मेरा भाई, नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, ये झूठ है। नहीं, वो फूट फूट को रो रही थी। मेहमान ने उमर के हाथ मजबूती से थाम रखे थे। जबकि उमर जब्त से इसे मशगूल नज़रों से देख रहा था। प्लीज़ मुझे मेरे बाबा के पास ले जाएं, प्लीज़, आपका खुदा का वास्ता। रोए जा रही थी जबकि उमर की रगड़ तन रही थी। वो मुश्किल जब्त किए था। प्लीज़ मुझे, अभी अगला अल्फाज बोलती उमर ने इसके मुंह पर मजबूती से हाथ रखकर उसका भीगता चेहरा गोया इसे रोकना चाहा था। तुम्हारा बाप मर गया है, मर गया है। तुम्हारा बाप मैंने अपने हाथों से मारा है, अपने इन हाथों से, उमर ने दहाड़ कर कहा। जबकि महमर बस हक्की बक्की सी इसे निगाहें फाड़े देख रही थी। आप? इसने बस इतना ही कहा। हाँ, मैंने इन हाथों से तुम्हारे बाप के सीने में खंजर खोपा था, इन हाथों से, उमर ने पुरसकून अंदाज में कहा। आप? उसने हाथ बढ़ाकर उमर का गिरबान थामा था। क्या खाया आपने? मैं आपको जान से मार दूंगी। क्या कहा आपने? फल्ला, ये राइटर का क्या हो गया है इसको? आपको जान से मार दूंगी, मैं मार दूंगी आपको। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को मारने की? मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो चिल्ला चिल्ला कर रोई जा रही थी। जबकि उसकी बात पर उमर का कहका बुलंद हुआ। मेरा नहीं ख्याल जो काम आप कर नहीं सकते उसका जिक्र करना चाहिए, उमर ने बामुश्किल कहका दबा कर कहा। जबकि महमर को आज वो सच में बेड़िया लगा था। दूसरे को तकलीफ देकर इतना सुकून कैसे मिल सकता है आपको? आप इंसान नहीं हैं, आप डेमोनिक बीस्ट हैं। ऑफ कोर्स, और अब तुम इसी डेमोनिक बीस्ट की कैद में सदियां गुजारोगी। उमर ने इसके लबों पर रखा हाथ मजीद दबाया। जबकि महमर बेसख्त मछली थी। उसने पाँव उमर की टांग पर मारा मगर कोई फ़ायदा न हुआ। जबकि उमर ने उसके लबों से हाथ हटाया मगर मुस्कुराकर उसके चेहरे के करीब चेहरा ले जाकर उसके चीते जैसी निगाहों में स्याह निगाहें गाड़े कहा, तुम बहुत जल्द मरने वाली हो। यकीन मानो, मेरा ख्वाब पूरा होने जा रहा है। जबकि महमर खौफ की मन्नत पीछे की जानब खिसक रही थी। उसी दौरान डॉक्टर कमरे में दाखिल हुआ। जबकि उमर टिस से मस ना हुआ। महमर ने हाथ उसके दिल के मकाम पर हाथ रखे खुद से दूर धकेलना चाहा मगर उमर न हिला। डॉक्टर ने दरवाजे पर दस्तक दी, तब जाकर उमर उससे हटा। जबकि डॉक्टर ने उमर को बाहर की जानब आने को कहा। सर, महमर मैडम को काफ़ी गहरा सदमा लगा है। उनके पास 3-4 महीने ही हैं जीने को। अगर तो आप इन्हें खुश रख सकते हैं, उनके ब्रेन की वेन पर कुछ इफेक्ट पड़ जाए या आपके ऊपर डिपेंड करता है। उस डॉक्टर ने उमर को काफ़ी तरतीब से हदायत दी थी। जबकि उमर ने सिर्फ इस बात में सर ही हिलाया। तसव्वुरात नॉर्मल ही थे, जैसे उसे फ़र्क ही ना पड़ा हो। उसे फ़र्क भी कैसे पड़ता? वो तो महमर के वजूद से बेइंतहा नफरत करता था। उमर के कहने पर महमर को आज ही डिस्चार्ज कर दिया था। फिलहाल तो इसकी हालत मुनासिब ही थी। उससे सर में शदीद दर्द हो रहा था। ये मैं कहाँ हूँ? उसने अनजान जगह देख पूछा। आज तुमने जो कारनामा सर अंजाम दिया उसके बाद कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। तुम मेरे कमरे में मेरी नज़रों के सामने रहो, उमर ने शर्ट के बटन खोलते साथ कहा। जबकि महमर ने नफरत भरी निगाहों से इसे देखा। बस, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। अब मैं आपके साथ एक सेकंड भी नहीं रहूँगी। मुझे अभी और इसी वक्त पाकिस्तान वापस जाना है, समझे आप? महमर ने सुरखिंगारा निगाहों से इसे देखा। ठीक है, तुम मेरा काम कर दो, इसके बाद तुम जा सकती हो। उमर ने भी दो टोक बात की थी। मेरी एक शर्त है, उसने कपकपाते वजूद के साथ कहा। जबकि उमर खामोश रहा। मुझे आपसे तलाक। अभी वो बोल ही रही, उमर ने इसे कलाई से खींचकर अपने करीब किया। फिर महमर के नरम मुलायम शाने पर लब रखे। जबकि महमर उसके लम्स की शिद्दत पर अंदर तक कांप उठी थी। प्लीज़ फिर से बोलो, उमर ने दीवानावार दहाड़ से कहा। जबकि महमर अब रोने लगी थी। वह मासूम इसकी शिद्दत कहाँ बर्दाश्त कर सकती थी। मुझे आपसे तलाक चाहिए, उसने कपकपाते लबों के साथ कहा था। ओके, वो भी मिल जाएगी मगर उससे पहले मेरा काम ही हो जाना चाहिए, उमर ने उसके वजूद को पीछे की जानब धकेल कर कहा। जबकि वो भीगे चेहरे के साथ जख्मी नज़रों से देखने लगी। ये कुछ फ़ाइल हैं, उन पर साइन करें, इसके बाद मैं आपको आपका काम समझाता हूँ मिस एला। जी श्योर, उसने मुस्कुरा कर कहा। आज उसने ब्लैक पैंट ट्राउज़र पहना था, ब्लैक ग्लासेस, टपकाते स्याह
जैकेट भी पहनी थी, मगर उन लोगों की निस्बत पूरा वजूद दनप्पा था। उसने फाइल पर साइन की, फिर दिलचस्पी से काम जाने लगी। कल की मीटिंग में आपको ज़रूर आना है मिस एला। उस आदमी ने महमद को रिक्वेस्ट की थी। ओके, मैं ज़रूर आऊँगी, उसने मुस्कुरा कर कहा, जबकि वो आदमी कुछ उफ लिए ऑफिस से बाहर निकल गया। जबकि मेहमान ने कैमरे की जानिब देखा। कैमरा दाएं बाएं घूम रहा था, यानी उसे सिर्फ एक लम्हे में अपना काम मुकम्मल करना था। कैमरे का रुख जैसे ही दूसरी जानिब घूमा, उसने एक लम्हे का फ़ायदा उठाकर उमर के कहे मुताबिक अपना काम मुकम्मल किया था। इसी लम्हे ऑफिस का डोर ओपन हुआ और कुछ क्लाइंट उस शख्स के साथ अंदर दाखिल हुए। शी इज़ मिस एला, आज से ये आपकी बॉस है और आपके साथ मीटिंग है इनकी। ओह, यू आर वेरी प्रिटी, उस आदमी ने इसके जानब हाथ बढ़ाकर कहा, जबकि महमद के कान में उमर की आवाज़ गूंजी। सॉरी, महमद ने माजरत ख्वार रवैये के साथ कहा। इट्स ओके, इस नौजवान ने नज़रअंदाज किया था। आपको चंद मुल्कों की ज़बानी हिफ्स है, राइट? उस शख्स ने महमद की जानब फाइल बढ़ाकर कहा। जी हाँ, तो कल हमारे यहाँ मीटिंग में कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइंट आ रहे हैं। जी, इनको तुर्किश ज़बान का इल्म नहीं, आप उनसे रशियन में गुफ्तगू करेंगी। आपके बाबा ने बताया आपको हर मुल्क की ज़बान आती है। जी बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। ओके, मुझे इस बंदे की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए, मगर प्लीज़ ज़्यादा टाइम मत लेना, मेरे पास टाइम नहीं है। उस वक्त टैनी सादी सी पैंट शर्ट में मलबूस जजलान को हदायत दे रही थी। ओके, जजलान ने जवाब में बस इतना ही कहा, और वो पहले से मसरूफ़ था किसी काम में। तुम्हारी महमद से बात हुई नहीं? तुम्हारी हुई नहीं यार, टाइम नहीं मिला, अभी तो फ्री हुई हूँ। उसने इतना कहा था कि उनके कमरे की खिड़की से गोली छूकर दीवार पर लगी थी। जबकि टैनी ने फ़ौरन से गन निकाल कर पलटवार किया। वो चुकन्ना हो गई थी। 3-4 गोलियां खिड़की पर लगी, मगर तेज़ रफ्तार से शुरू हो गई थी। पागल मत बनो, हमारे पास वक्त नहीं है, जल्दी निकलो। जजलान ने महवर का हाथ खींच कर कहा, तुम जाओ, ज़रूरत की चीज़ें लो, मैं इन्हें देखती हूँ। उसने 1 से 2 गोलियां दीवार पर जड़े कहा। ध्यान से। जजलान का एतबार की जाना बढ़ गया, जबकि वो अब पूरी तवज्जो से गोलियां चला रही थी। निकलो जल्दी, इसने टैनी को हिदायत दी। साथ ही घर से बाहर निकल गया। जबकि बाहर हज़ारों की तादाद में दुश्मन थे। उनके ऊपर धड़म धड़म गोलियां चल रही थी, जबकि टैनी दरख्तों के पीछे छुपकर इन्हें मार रही थी। उसके कान के पीछे लगी चिप, और जजलान उसे बता रहा था किस किस जगह दुश्मन खिलाड़ी थे। इसी लम्हे टैनी की कनपट्टी पर किसी ने पिस्टल तानी थी। उसने दोनों हाथ उठाकर देखा, बेख्तियार उसने हाथ छोड़ दिए। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, टैनी ने खुद को तसल्ली दी। मैंने तुम्हें काम बताया था, इसलिए तुम्हें MA की टीम में दाखिल नहीं किया। तुम फैमिलियाँ बनाती फिरो। उस मास्क के पीछे चेहरे ने टैनी को वार्न किया था। उफ, यकदम थोड़ी हमला कर सकती हूँ, कुछ टाइम लगेगा। वैसे भी मिस से तो इन्हें मेरे ऊपर यकीन हुआ है, इतनी जल्दी नहीं। अभी तो मैं इसका अंदरूनी डाटा हैक कर रही हूँ। वो मैं ही थी जिसने उसके कनाडा के बैंक अकाउंट हैक करके तुम्हें ला कर दिए थे, भूलो मत, समझे? हाँ ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। इस शख्स ने उसे कोई फ्लैश जैसी चीज़ थमा कर कहा। ओके, बस तुम मेरे पैसे तैयार रखो। टैनी ने हाँ में सर हिलाया और फिर वहाँ से निकल गई। सुबह महमद की आंख खुली तो उमर बेड पर हर चीज़ से अनजान सो रहा था। उसने नफरत से उसे देखा, फिर वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। जो मर्जी हो जाए, मगर वो शख्स धड़कनें थमा देने तक का हसीन था और सोता हुआ बेहद मासूम लग रहा था। किसने सोचा था ये खतरनाक शख्स जब होश में हो तो पूरी दुनिया तबाह करने का हुनर रखता है। बुरी बुरी शेव, खड़ी नाक, ब्राउन बुरे बाल जो माथे पर फैले थे। अल्लाह करे इनकी भी ऐसी मौत नसीब हो जैसे उन्होंने मेरे भाई को मारा है। महमद की निगाहें बनने लगी थी। उसने वॉशरूम का दरवाज़ा खोला और दाखिल हो गई। जब वो बाहर निकली तो इसे कमरे से निकलना था। उसने खुदा का शुक्र अदा किया था कि उमर अब तक गहरी नींद सो रहा था। वो जल्दी से बाहर निकली, दरवाजे तक पहुंची थी। इसी वक्त उमर की आवाज़ उसकी समातों से टकराई थी, जबकि वो एक जगह जम सी गई थी। उस कमरे से मेरी इजाज़त के बगैर बाहर कदम रखने की जुर्रत कैसे हुई तुम्हारी? उमर ने सर्द लहजे में कहा, जबकि महमद उल्टी कदम पलटी। क्यों? मैं आपकी गुलाम नहीं हूँ जो आपकी तहमील करूँ, समझे? उसने आप मजबूत ज़ाहिर करने की अपना आप
مضبوط ظاہر کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی، جبکہ عمر نے بھی مسکرا کر اس کی جانب دیکھا، جبکہ محمر کچھ پل کے لیے تو اس کی مسکراہٹ کو تکتی رہی تھی۔ اس کے دائیں گال پر گہرا ڈمپل بنا تھا اور وہ اس حد تک حسین لگا تھا، بس اللہ بچائے تم نے یہ نہیں پوچھا میں نے پہلی بار تمہیں کس بات پر نشان چھوڑا تھا۔ عمر کا لہجہ پل بھر میں سنجیدہ ہو گیا تھا، جبکہ محمر کے گال ریڈ ہونے لگے تھے، آنکھیں میں خون اتر آیا تھا، وہ کچھ بول بھی نہ سکی، نگاہیں نم ہونے لگی تھی۔ چلو میں خود سے بتا دیتا ہوں، تمہارے باپ نے میری ماں کو استعمال کر کے بیچ دیا تھا، تو اس کا بدلہ میں تم سے چٹاک، آپ کو ذرا شرم نہیں آتی؟ ہاں، پہلے مجھے اتنے مہینے ذلیل کیا اور اب مجھ سے میرے مرے ہوئے باپ کا ذکر کر رہے ہو؟ کچھ تو خدا کا خوف کریں، ہم اس خدا سے مقابلے کر رہے ہیں جس نے آپ کو پیدا کیا۔ آپ میں اور فرعون میں ذرا برابر بھی فرق نہیں، اور جب اس کا انجام ہوا تو وہ دیکھنے لائق نہیں تھا۔ اللہ سے ڈریں، محمد نے نم آنکھوں سے ساتھ کہا۔ میں نے عمر ایک بار پھر وحشت ناک کہہ کے ساتھ ہنسا تھا۔ بڑی طاقت آ گئی ہے، تھوڑا حوصلہ رکھیں، ابھی تو تمہیں اور دکھ دیکھنے ہیں۔ عمر اٹھا اور ڈرور سے چاقو اٹھا کر سرخ نگاہیں اسے جمائے، پھر اس کی جانب آیا، جبکہ محمر خوف سے بری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ آئندہ اگر یہ ہاتھ میرے آرڈر کے علاوہ ہلا تو 1 منٹ تمام۔ نام کیا ہے تمہارا؟ عمر نے مسکرا کر اسے پوچھا۔ محمر، اس نے گھبرا کر کہا۔ او، سپیلنگ تمہارا مرا ہوا باپ آ کر بتائے گا، اس بار عمر نے دہاڑ کر کہا، جبکہ محمر کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ اس نے کپکپاتے ہونٹوں کے ساتھ کہا، جبکہ عمر نے اس بات پہ سر خم کیا، پھر اس کا ہاتھ تھاما، پھر اس کی کلائی پر چاقو کی نوک رکھی، جبکہ محمر کا پورا وجود کپکپا رہا تھا۔ وہ عمر کا ارادہ سمجھ کر محمر کا سانس لبوں کو آ گیا تھا، اس کے ہاتھ عمر کی گرفت کپکپا رہے تھے۔ عمر نے اس کی ہتھیلی پر دباؤ بڑھایا، یہ جبکہ محمر بے ساختہ سسک کر رہ گئی تھی۔ وہ اونچا اونچا چلا رہی تھی، مگر عمر اس کے ہاتھ پر تراش کھینچ رہا تھا۔ اسے کہا اس کی سسکیوں سے فرق پڑتا تھا۔ پلیز مت کریں، میں نے کیا آگے، اس نے مسکرا کر کہا، گویا وہ اسے نام دے رہا ہو، جبکہ محمر بھیگے چہرے کے ساتھ تڑپ رہی تھی۔ محمر نے نگاہیں میچ لیں، آنسو اس کی نگاہوں سے تپ تپ گر رہے تھے، جبکہ عمر دوسری لکیر کھینچ رہا تھا، جبکہ محمر مچل رہی تھی، مگر وہ عمر کہہ کے لگا رہا تھا، آپ وحشی ہیں، پلیز میرا ہاتھ چھوڑ دیں، مجھے درد ہو رہا ہے، محمر نے چیختے ہوئے کہا۔ محمر اس کا ہاتھ سے اپنی نازک کلائی چھڑانے کی کوشش کرنے میں مبتلا تھی۔ I think I'm right، پلیز چھوڑ دیں، پلیز۔ محمر جو ابھی فریش ہو کر آئی تھی، عمر نے اس کا سارا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا تھا، جبکہ عمر نے ایک جھٹکے سے اس کی تھوڑی تھام کر اس کے کان کی لوح کو لبوں میں قید کے قریب ہو کے سرگوشی کی، گڈ مارننگ، جبکہ محمر کا وجود ابھی تک کانپ رہا تھا، جبکہ عمر اس کے سانسوں سے بکتے لبوں پر جھکا اور اس کے لبوں پر اپنے اندر ابزرو کرنے لگا، جبکہ محمر کا سانس اب نکلنا مشکل تھا۔ محمر کے لبوں کو دانتوں کے بیچ دبائے بالکل وحشی انداز میں شدت چھوڑ رہا تھا، جبکہ محمر بس ہار چکی تھی۔ کچھ لمحے بعد اس کو لبوں کو آزادی بخشی تو وہ سرخ چہرے کے ساتھ فوراً کمرے سے نکل گئے، جبکہ عمر پیچھے کبڑ کھول کر اس میں کچھ تلاش کر رہا تھا۔ کچھ لمحوں بعد محمر تیار سی آفس کے کمرے کے باہر کھڑی تھی، اسے بہت تکلیف ہو رہی تھی، اس کے لب پر ہلکی عمر کے لمس کی مہر لگی تھی۔ بہت ضبط کے بعد وہ گہرا سانس لے کر آفس کے اندر داخل ہوئی، جبکہ اس آدمی نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔ وہاں کچھ افراد اور بھی تھے اور میٹنگ کے بعد چیئر خالی تھی، باس کی چیئر خالی تھی۔ محمر بمشکل پھیکا سا مسکرا کر ان کے درمیان چیئر پر آ بیٹھی۔ سو ابھی ہمیں باس کا ویٹ کرنا ہے، تب تک آپ ہمیں وہ فائل دیں جو ہم نے آپ کو بنانے کو کہا تھا، اس آدمی نے محمر کو مخاطب کیا، جبکہ محمر نے مسکرا کر اس کی جانب فائل بڑھا دی۔ اسی دوران داخلی دروازے پر وہ پرکشش نوجوان اونچی ڈال کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ماسک اور گلاسز تھے، فل بلیک ڈریسنگ کی تھی۔ وہ شان سے چلتا ہوا وہ چیئر تک آیا، پھر گلاسز اتار کر سائے ٹیبل پر رکھی، جبکہ محمر اس وقت فائل کھولے اس میں مصروف تھی۔ اس نے اس کا چہرہ نہ دیکھا تھا۔ ویلکم سر، اس آدمی نے خوش دلی سے کہا، جبکہ محمر نے بے ساختہ نگاہیں اٹھا کر دیکھا۔ اسی لمحے اس کو
उसकी चीते जैसी क्रिस्टल आंखें डार्क गोल्ड आंखों से टकराई थी। वो अपनी जगह साख्त हो गई। उमर भाई बेसाख्ता उसके लबों से निकला था, जबकि उसकी निगाहों में पानी उतर आया था। जबकि उमर पर सुकून उसे नज़रअंदाज के चेयर पर बैठ गया। हेलो, शी इज़ एला। उमर ने बूमें उचका कर उसकी जानब देखा, फिर पहचानने से इनकारी हुआ। यस मेहमान ने फ़िलहाल ख़ुद को नॉर्मल लिए कहा। ओ गॉड, कुछ लम्हों बाद मीटिंग ख़त्म हो गई थी। बस लोग ऑफिस से जा चुके थे। ऐसे में मेहमान कुछ फासले पर जाकर उमर से मुखातब किया। मुझे दुख हुआ सुनकर तुम्हारे बाबा नहीं रहे। उमर ने अफसोस से कहा, मुझे आपकी मदद चाहिए। मेहमान ने उसके इल्तिजा की थी। हाँ बोलो। मैं यहाँ एक गैंगस्टर की कैद में हूँ। आप प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाएंगे प्लीज़। अभी बस उसकी गाड़ी आने वाली है। अगर ज़रा सी भी देर हो गई तो मेरा करियर तबाह हो जाएगा। हाँ मगर मैं अभी नहीं जाने वाला। प्लीज़ अगर आप मेरी मदद करते हैं तो बदले में आपको जो चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। उमर कुछ देर तो सोचता रहा, फिर बोला, आपको मेरा एक काम करना होगा बदले में। जी बताए, मैं करूँगी। ओके सो यहाँ एक बंदा है यारान दुश्मन। तुम्हें उसके घर से मुझे उसके ख़िलाफ़ सबूत ला कर देने होंगे। जबकि उसकी बात पर मेहमान ने झट से गर्दन उठाई। वही तो वो गैंगस्टर है जिसकी कैद में मैं हूँ। मेहमान ने नफ़रत से कहा। ओ अच्छा, खैर आपने कहा था आप मेरी मदद करेंगी तो आपको करनी पड़ेगी। मेहमान पहले तो खामोश रही मगर फिर बोली, ठीक है। मेहमान ने आखिर हार मान ली थी। ये आपके गर्दन और होंठों पर क्या हुआ है, उसने मुस्कुरा कर कहा। जबकि मेहमान के रुखसार दहके थे, वो हैरान भी हुई थी। आखिर उसने इसे इतने गौर से देखा था। वो एलर्जी की वजह से। मेहमान ने खुद को तसल्ली देते कहा, ओ अच्छा, खैर फिर मिलते हैं। आप ये फ़ोन रखें, वक्त मिलने पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। और याद रहे आप मेरे साथ काम कर रही हैं। इस गैंगस्टर को भनक भी नहीं पड़नी चाहिए। उमर ने गहरी सांस लेकर पूरी तफसीलात बयान की। ओके, मगर इस फ़ोन में सिम तो है नहीं, है ना? मेहमर का चेहरा खिल उठा था। हाँ है, चाहिए तो आप मुझे अच्छा दोस्त समझकर कॉल भी कर सकती हैं। मैं हर वक्त फ्री होता हूँ। उमर ने मुस्कुरा कर कहा। ओके। मेहमर भी ज़रा मुस्कुराई थी, मगर मुझे क्या करना है? उसने फिर से सवाल किया। आपने किसी भी तरह उसका भरोसा जीतना है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से हैंडल करती हैं। उमर ने फाइल हाथ मेज़ पर रखा, मगर कोई तो ऑप्शन होगा। उसने मायूसी से उसकी जानब देख कर कहा। आज उसे वाकई वो गोल्ड निगाहों वाला शहज़ादा अच्छा लगा था। उसने उससे मदद क्यों मांगी? क्या उसे इतना भरोसा था उस पर? ये कुछ और बात थी। ओके, आप चाहें तो मेरे साथ काफ़ी मीटिंग कर सकती हैं। उमर ने पेशकश की, मगर मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसने मायूसी से कहा। खैर है तो मेरे पास नहीं, मगर काफ़ी पीने तक हो सकते हैं। उमर ने मुस्कुरा कर कहा। ओके। उसने भी हाँ में गर्दन हिलाई। पर इतना बुरा तुर्की है, किस जगह जाऊंगी? उमर ने उसकी साइड का दरवाज़ा खोलते साथ कहा। बर्गर किंग। वो अंदर बैठ चुकी थी, जबकि वो अंदर भी आ चुका था। वो इधर क्यों जाना है? उमर ने एक हाथ से कार ड्राइव करते पुरस्कून अंदाज में पूछा। बस मेरा ड्रीम है। मेहमर भी काफ़ी पुरस्कून थी। अब क्यों? बस। ओ अच्छा। उमर खामोश हो गया, जबकि उसके आगे मेहमर भी कुछ ना बोली। कुछ लम्हों बाद वो बर्गर किंग की शॉप पर उतरे। उस वक्त तक मेहमर सो चुकी थी। उसे पता नहीं चला कब उसकी आंख लग गई थी। उमर ने इसे पुकारा था, जबकि वो एकदम सहन कर उठी। रिलैक्स। उमर ने उससे यकदम खौफ में मुब्तला होता देख कहा। जी। उसने जल्दी से अपने मुंह उठाया और गाड़ी से बाहर निकल गई। उमर इसे लिए कैफ़े के अंदर बढ़ चुका था। काफ़ी या टी? उमर ने पहुँचते ही सीधा ऑर्डर का पूछा, जबकि मेहमर बस नमा निगाहों से उस कैफ़े को तकती जा रही थी। इसे उमर की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जबकि उमर ने उसके सामने चुटकी बजाकर उसे मुखातिब किया। क्या ऑर्डर करेंगी? उमर ने मुस्कुरा कर पूछा। कुछ भी नहीं। आप अब मुझे वापस छोड़ाएं प्लीज़, वरना आपकी जान को ख़तरा हो सकता है। मेहमर ने उससे दरख्वास्त की थी। आपको क्यों फिक्र हो रही है मेरी जान की? उमर ने मुजस्मे भरे अंदाज में आईब्रो झुकाए, जबकि मेहमर सचमुच शर्मिंदा हुई थी। मेरी वजह से किसी की जान जाए ये मैं नहीं होने दे सकती। उसने मोबाइल उठाया फिर उठी।
جبکہ عمر بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ اچھا، عمر نے بس اتنا ہی کہا۔ پھر وہ دونوں واپس سے گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے تھے۔ آپ اتنے انجان کیوں بن رہے ہیں؟ جانتی ہوں آپ وہی ہیں، مجھے یاد ہے، میں بھولی نہیں ہوں۔ مگر آپ کیوں جیل گئے تھے آخر؟ محمد نے اکتا کے پوچھا، جبکہ اس کی بات پر عمر دلکش سا مسکرایا تھا۔ 5 قتل۔ عمر نے عادتاً ایک ہاتھ سے ہینڈل گھما کر کہا، جبکہ دوسرا ہاتھ تھوڑی کے نیچے رکھا تھا۔ استغفر اللہ، آپ میں اور اس میں پھر فرق کیا ہوا؟ محمد کو برا لگا تھا۔ انسان خود خوش دل سے قتل نہیں کرتا، عمر نے مذہب سے کہا۔ چاہے جو مرضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ حق نہیں دیا کہ وہ درندہ اور وحشی بن جائے، اور جو قتل کرتا ہے وہ ہمارے نبی کا امت نہیں ہے۔ محمد نے خفگی بھرے نگاہوں سے کہا، او اچھا، تم نے کبھی ایک وقت نماز پڑھی ہے جو کہ آپ پر فرض ہے؟ عمر نے مسکراہٹ دبا کر کہا، ہاں تو پڑھتی ہوں۔ محمد پورے یقین کے ساتھ کہا، جھوٹ بولنے والوں کو کون سا جنت میں شہزادے نصیب ہوں گے؟ جی نہیں، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ جبکہ عمر خاموش رہا۔ تو 2 نمبر کتنی صفائی سے جھوٹ بول رہی ہے؟ عمر نے دماغ میں سوچا تھا، اوکے، ویسے مجھے مارٹ پر رکنا ہے، میں نے کچھ سامان لینا ہے۔ محمد نے کچھ دیر خاموشی کے بعد کہا، ہم کوارے لوگوں کو معاف کرو، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جانا، جلے پر نمک مت چھڑکو۔ عمر نے صاف انکار جڑ دیا، ٹھیک ہے، اوکے۔ محمد گھر میں داخل ہوئی تو اس وقت وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ اس کے لیے راستہ اور آسان ہو گیا تھا۔ نہ جانے عمر کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ اس نے چپکے سے کمرے کا دروازہ لاک کیا، پھر موبائل اٹھا کر اس میں نمبر ڈائل کیا۔ پلیز ماما روئے مت، میں بہت جلد آپ کے پاس آ جاؤں گی۔ سیل کے اس پار زنشا بیگم روئے جا رہی تھی۔ اسے کسی کی آہٹ کی آواز سنائی دی تو اس نے جلدی سے سیل بیڈ کے کشن کے نیچے بڑھا دیا۔ یا اللہ، یہ رائٹر کا کیا ہوگا؟ پھر دھیرے سے دروازہ کھولا تھا، مگر کوئی نہیں تھا۔ اس نے جلدی سے واپس یہ کیا لاکڈ کر دیا۔ پھر جلدی اس کے ڈرار کی تلاشی لینے لگی، مگر اسے ایسا کچھ نہ ملا تھا، بس آخری باقی رہ گیا تھا۔ اس نے جیسے ہی کھولا، اس کی سانسیں حلق میں ہی اٹک گیا تھا۔ اس کے اندر خون سے لت پت ہوئی گن اور چاقو پڑے تھے۔ اس نے جلدی سے بند کر دی۔ اس کا سانس پھولنے لگا تھا۔ ایسے کیا ہے جس سے اس حیوان کا اعتماد جیتا جائے؟ ہاں، ایک طریقہ، مگر کیوں؟ میں ان لڑکیوں میں سے تھوڑی ہوں۔ مگر مجھے یہاں سے نکالا بھی ہے تو کیا کروں؟ ابھی مزے سے سوچ رہی تھی، اسی لمحے دروازہ زور و شور سے بجا۔ اس نے فوراً سے پہلے ہڑبڑا کر دروازہ کھولا۔ سر نے آپ کو گارڈن میں بلایا ہے۔ اوکے، تم جاؤ، میں آتی ہوں۔ محمد نے صحیح وقت پر موبائل چھپا لیا تھا، ورنہ آج اس کا لاسٹ ڈے ہوتا۔ اس کا اس ورڈ میں وہ ہامتی کامتی گارڈن تک آئی۔ عمر کافی کے گھونٹ پر تھا، اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ جی، آپ نے بلایا تھا کہ مجھے، اس نے پر اعتماد انداز میں بولی۔ عمر نے ملازمہ کی جانب اشارہ کیا۔ ملازمہ وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ محمد لیپ ٹاپ ساتھ ہی لائی تھی۔ اس نے جو چپ نکال کر لیپ ٹاپ پر فٹ کی، اور اگلے لمحے اس اسکرین پر پورے گرین لینڈ کا ہسٹری ڈیٹا نکل چکا تھا۔ جبکہ عمر نے مسکرا کر کچھ کاغذات اس کی جانب بڑھائے۔ محمد ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ میں چاہتا ہوں تو تمہاری زندگی برباد کر کے بھی تمہیں طلاق دے سکتا تھا۔ خیر، تم سائن کرو، تمہاری آج رات کی فلائٹ سے نکلنا ہے، کام ہو گیا ہے، میرا ہے۔ عمر نے اس کی جانب کاغذ اچھالے تھے، جبکہ محمد کچھ دیر کے لیے سن سی ہو گئی تھی، مگر کچھ نہ بولی۔ جانے کیوں اس کی نگاہیں نم ہونے لگی تھی، مگر اس کے ظاہر نہ کیا۔ اس نے پین پکڑا اور ان پیپرز کو ہاتھ میں تھاما تھا۔ اس کے ہاتھ کپکپانے لگے تھے۔ کیوں؟ وہ تو یہی چاہتی تھی۔ تو پھر اب کیوں وہ سائن کرنے سے کترا رہی تھی؟ کیوں؟ سوچ کیا رہی ہو؟ سائن کرو، مجھے بہت کام ہے، عمر نے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہا تھا، جبکہ محمد نے ایک نظر اسی دیکھا، پھر ان پیپرز پر دستخط کر دیے۔ بس یہی تک ساتھ تھا۔ عمر نے محمد کا عمر بھر کا ساتھ یوں پل میں گنوا دیا تھا۔ کیوں آخر آج عمر نے اسے آزاد کر دیا تھا؟ ہاں، اس نے نفرت کی آگ میں سب جلا دیا تھا۔ جبکہ محمد کی نہ جانے کیوں نگاہیں نم ہونے لگی تھی۔ اسے تو اس شخص سے نفرت تھی، تو وہ یہ آنسو اس نے جلدی آنسو پہنچے، جبکہ عمر جا چکا تھا۔ اس موبائل پر اسے جو کہ اس کے نزدیک عمر تھا، اس کا نمبر ملایا، جبکہ اگلے بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ آپ مجھے ابھی اور اسی وقت پاکستان چھوڑائیں، اس نے ضبط سے کہا۔ مگر میں نے کہا ابھی اور اسی وقت۔ اچھا، آ جاؤ، عمر نے کہتے ساتھ کال کاٹ
کٹ کر دی، جبکہ وہ بھی روتی ہوئی اٹھی اور باہر نکل گئی۔ اس نے تمہیں کیسے چھوڑ دیا؟ وہ تو تمہیں مارنا چاہتا تھا نہ تمہارے کہتے مطابق۔ عمر نے کنفیوز نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ میری زندگی برباد کر کے مجھے چھوڑ دیا، اللہ ہی حساب لینے والا، تم یاد رکھو، اس نے جذبات سے عاری نگاہوں کے ساتھ کہا۔ اوکے۔ اس کے بعد عمر اسے لیے پلین کی جانب بڑھ گیا۔ ان کی ٹکٹ تھی، پلین پاکستان کی سرزمین کی جانب روانہ ہو گیا تھا۔ خیر وہ بہت شدید قسم کی تھک گئی تھی تو اس نے پورا سفر سونے میں ہی گزار دیا تھا۔ پلین اسلام آباد کی سرزمین پر لینڈ ہو چکا تھا۔ مہمر نے اسے خدا حافظ کہا، پھر اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گئی اور اب ہنستی کھیلتی بچی نہیں رہی تھی۔ چند تکلیفوں نے اس سے اس کا سب کچھ چھین لیا تھا۔ اس نے گھر کی ڈور بیل بجائے مگر کوئی نہ آیا۔ اس نے ایک دو بار اور بجائے تو اندر سے ایک خاتون نے آ کر دروازہ کھولا۔ اس خاتون نے اس کو اندر آنے کا اشارہ کیا، جبکہ وہ ناسمجھی سے اس کی جانب بڑھ گئی۔ اندر تمام افراد مرد موجود کے ارد گرد بیٹھ کے سورۃ فاتحہ پڑھ رہے تھے۔ نہ جانے کس کا عکس تھا۔ محرم نے تھوڑا سا آگے جا کر دیکھا، اسی لمحے اس کندھے کا سارا بوجھ جھاگ بن کے اتر گیا تھا۔ اس کو اپنے آپ سے جان نکلی تھی محسوس ہوئی تھی۔ بے ساختہ وہ زمین پر بیٹھ کے اس کی چیخیں بلند ہوئیں۔ وہ ماما، ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، پلیز آپ مجھے چھوڑ کر نہ جائیں۔ مہمر، آپ کے سوا کون تھا؟ میرا آپ کے سوا کون تھا؟ اس نے اپنے دونوں ہاتھ بالوں میں جکڑ لیے تھے۔ وہ اسی لمحے میت اٹھائی گئی۔ مہمر نے بہا کر ان کی منجی پکڑ لی۔ کہاں لے جا رہے ہو میری ماں کو؟ چھوڑو، چھوڑو میری ماں کو، چھوڑو، اس نے چیخ چیخ کر کہا تھا، جبکہ دو تین لوگوں نے اسے آ کر تھاما، مگر وہ چیخی جا رہی تھی، ہاتھ ہلا رہی تھی، اپنا وجود چھڑوا رہی تھی، مگر کسی نے اس کی نہ سنی تھی۔ وہ لمحہ قیامت سے کم نہ تھا۔ اس کے سارے اپنے چھن گئے تھے۔ کچھ ہی دیر میں پورا گھر ویران ہو گیا۔ وہ وران نظروں سے دیکھ رہی تھی، پھر بار بار ہنسی جا رہی تھی۔ وہ پاگل ہو گئی تھی۔ ہاں، وہ سچ میں پاگل ہو گئی تھی۔ اف اللہ۔ دو دن بعد کوئی نہ تھا اس کے پاس۔ وہ بالکل اکیلی تھی۔ اس کا زمین بھر گیا تھا۔ وہ روئے جا رہی تھی، ہنسی جا رہی تھی۔ آپ مس ایلا نہیں آئی آج؟ اس آفس کے مینیجر نے عمر کی جانب دیکھ کر کہا، جبکہ عمر بس اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک سیکنڈ کے اندر فوٹیج میڈیا پر اپلوڈ کرو، ورنہ مرنے کے بعد تم مظلوم نہ بنو۔ ایکسکیوز می، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جبکہ عمر نے ریوالور اس کی کنپٹی پر رکھا۔ کیا مطلب؟ اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ اوہ، کافی جلدی بھول گیا، آخر تم نے تو مجھے جیل بھجوایا تھا۔ عمر کے الفاظ، وہ آدمی ساکت ہو گیا تھا۔ اس کے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے تھے۔ عمر نے اس کی کنپٹی سے گن ہٹاتے پرسکون انداز میں چیئر کے آرے پر بیٹھتے کہا، تیری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی پر نظر رکھنے کی؟ وہ دہاڑ کر بولا تھا۔ ماما، وہ بول ہی رہا تھا، تبھی عمر اٹھا اور اس کی جانب ایک نگاہوں سے تو نے اسے دیکھا؟ تو نے ان نگاہوں سے تو نے دیکھا تھا نا؟ عمر سلگتے لہجے میں کہا، جبکہ وہ آدمی مجسمے کا بت بنا کانپتا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ آج سے یہ تیری آنکھیں کسی کو دیکھنے لائق نہیں رہیں گی۔ عمر ریوالور اس کی آنکھ پر دے مارا، جبکہ گولی اس کی آنکھ کو چیر کر نکلی تھی۔ اسی لمحے وہ آدمی تڑپتا ہوا زمین پر بوس ہو گیا تھا، جبکہ اس نے تکلیف کی وجہ سے دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ لیے تھے۔ اسے بے حد تکلیف ہو رہی تھی۔ عمر نے لائٹر جلا کر اس کی جانب اچھالا، جبکہ لمحے کو اس آدمی کی چیخیں پکڑ کمرے میں گونج گئی تھی۔ وہ تڑپ رہا تھا اور عمر سکون سے سگریٹ لبوں میں دبائے اسے دیکھ رہا تھا۔ پاپا پلیز ہٹاؤ، وہ مچلنے لگا تھا، جبکہ عمر دلچسپ انداز میں اس کو تڑپتے دیکھ رہا تھا۔ تقریباً عمر نے اپنی سگریٹ مکمل کی، پھر اس آدمی کو راکھ پر ایک نظر ڈالتا، اس کے بعد اس کمپنی سے چلا گیا۔ دنیا بھر کے لوگ اس کے دشمن تھے اور ہر ایک کو اپنے اصولوں سے مارتا تھا، اس لیے وہ گرین کا بلڈی مونسٹر کہا جاتا تھا۔ تھینک یو سو مچ۔ پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب کر کے لاسٹ میں جائے اینڈ بیل آئکن ضرور کلک کیجیے تاکہ ہر آنے والی ایپیسوڈ اب تک سب سے پہلے میسر ہو۔ اینڈ بہت جلد نیکسٹ ایپیسوڈ آئے گی، سو اسٹے ٹیون۔